जी ओके। तो अपन WEP के टाइप 1 में थे, कहाँ थे? WEP के, हाँ, WEP के टाइप 1 में थे, वर्क एनर्जी थ्योरम के टाइप 1 में। तो कहाँ थे? क्वेश्चन CCQ नंबर 6। CCQ नंबर 6 में अपन कहाँ तक कर लिए थे? टाइप 1 प्रॉब्लम किनको बताया था अपन ने? बोलेंगे टाइप 1 किनको बताया था? टाइप 1 किनको डिफाइन किया था, किनको अपन ने बात की थी इनके बारे में? टाइप 1 कब बोलेंगे? टाइप 1 कब बोलेंगे? टाइप 1 कब बोलेंगे? बोलो जल्दी। टाइप 1 कब बोलेंगे? टाइप 1 बोलेंगे जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा के ई था। ये दोनों जीरो हो जाएंगे तब क्या बन जाएगा? तो क्या बताया था, कैसे, क्या बात करी थी अपन ने कि एक्सटर्नल फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आर एब्सेंट, तब क्या होगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई। इन्हीं को हमने क्या बोला था? टाइप 1 प्रॉब्लम। ठीक है, इन्हीं को क्या बोला था? टाइप 1। चलो, तो क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया था? CCQ 6 का 6 तक हो गए थे। 7 बताइए। A particle is released from height h from the ground. At certain height, its kinetic energy is 3 times its gravitational potential energy with respect to ground. Then choose the correct options given g is acceleration due to gravity is constant. तो height of the particle is 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्या बोला है? पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। पेन निकालो बेटा, ट्राई करें। तुम्हारा CCQ कहाँ है? CCQ, हाँ, कब लोगे जी? फिर क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास भी नहीं है? आप लोगों के पास है CCQ? तुम्हारे पास है CCQ? है तुम लोग पास? लो CCQ। जिनके पास CCQ नहीं चाहिए बाहर लेके आइए। CCQ चाहिए बाहर लेके आइए। का यहाँ अंदर थोड़ी मिलता है। CCQ नहीं रहेगा तो क्लास में बैठ के क्या करोगे? तुम में से किसके पास CCQ नहीं है? बताओ जल्दी से, मैं चेक करूंगा फिर। है यहाँ पे? ठीक है, अटेम्प्ट करो। तुम्हारे पास है बेटा? तो बैठे क्यों? हाँ, अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करो। CCQ है तुम्हारे पास? जाइए लेके आइए। किसके पास CCQ नहीं है? है आपके पास है CCQ? जल्दी जाओ,
जिनके पास सीसीक्यू नहीं जल्दी लेके आओ, और अंदर तब तक नहीं आना जब तक सीसीक्यू मिले नहीं। नर्सरी क्लास के बच्चे थोड़ी हो। लड़कियों में किनके पास नहीं है सीसीक्यू? हाँ जी, बाहर जाइए जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। नहीं मिला तो लेके आओ ना, वही तो कह रहा हूँ। क्या चीज़? हाँ हाँ देखता हूँ। सीसीक्यू किनके पास और नहीं है? जल्दी जाओ, और जब तक नहीं आना जब तक मिले ना। इधर किनके पास नहीं? अटेम्प्ट करो जल्दी से। हाँ ठीक है, जिसका मेरे पास है कोई बात नहीं। इधर है तुम लोग पास सीसीक्यू? हाँ अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करिए बेटा। ठीक है। चलो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 बेटा? पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। हाँ अब बातें कोई नहीं करेंगे, ठीक है? जिनके पास सीसीक्यू नहीं, सीसीक्यू लेके आओ। हाँ अब एक पार्टिकल है, उसको h हाइट से रिलीज किया गया, ड्रॉप किया गया है फ्रॉम द ग्राउंड एट सर्टेन हाइट, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 times द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी हाइट h पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। मान लो कोई एक हाइट स्मॉल h है, वो कितनी है? तो इनिशियली क्या था? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी। क्या थी बेटा? वो कितनी थी? mg कैपिटल H मान लिया आपने। अब जब किसी सर्टेन हाइट h पर होगी, सर्टेन हाइट h पर होगी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी कितनी है? 3 times। तो उस वक्त के हाइट के हिसाब से ना, तो यहाँ पे हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे है सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, वो है इसके बराबर। अब यहाँ इनका, तो उस वक्त की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये तो जीरो है, ये इसके बराबर है। ये यहाँ इक्वल टू अपने को करना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त की प्लस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी 3 times ऑफ इस वक्त की पोटेंशियल एनर्जी 3 mg स्मॉल h, है ना, विच इज इक्वल टू mg कैपिटल H। mg कैंसिल हो गया, तो h इक्वल टू h प्लस 3h 4h। तो स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H बाई 4। कहाँ पर होगा? स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H बाई 4 इस जगह पर होंगे। कहाँ से? ग्राउंड से। तभी जो होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऐसी कहानी होगी। छापेंगे, समझ में आया क्या? अपन ने क्या किया बेटा? एक पोजीशन मान लिया 1 ये, और जिस वक्त की बात की जा रही है उसको अपन ने 2 मान लिया। वहां की टोटल एनर्जी अपन ने लगाया क्या पता है तुम्हें? EI इक्वल्स टू EF। बस EI इनिशियल कंडीशन में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी है? mg कैपिटल H। दूसरा EF मतलब दूसरी जगह पे फाइनल कितना हुआ? उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? उस वक्त की हाइट mg है ना। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? बोल रहा है कि उस वक्त की पोटेंशियल एनर्जी के 3 times है, तो अपन ने वही लिख दिया, कहानी खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट करेंगे बेटा तभी कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएंगे? नहीं होंगे? अच्छा अपन कल कर लिए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, ये भी किए हैं बट अभी वापस से करते हैं। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग फ्रॉम द गिवन फिगर। हाँ बोलिए। तो कंडीशन है बेटा 8 नंबर हो गया ना सबका? 8 नंबर हो जाएंगे? बोलो, नहीं होंगे तो बताता हूं मैं। तो 9th नंबर में बोल रहा है कि कंडीशन है ये वाली, यहां पे एक ब्लॉक है, वो स्पीड 6 मीटर पर सेकंड से जा रही है, 2 kg का ब्लॉक है। इधर एक प्लेट है और यहाँ पे स्प्रिंग है, उसकी कांस्टेंट है 100
न्यूटन पर मीटर। सरफेस कैसा है? स्मूथ है। सरफेस कैसी बेटा? स्मूथ है। अब आपको बोल रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन होगा। अब होगा क्या, इसके पास कितनी है इनिशियली, हम देखेंगे यहां भी अपन क्या लगा रहे हैं, एक कंडीशन है इनिशियल ये वाला, जब क्या है स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, तो इसमें कोई भी एनर्जी है क्या? नहीं है। इसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी है क्या? होगी, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, जिस सरफेस पे रखा हुआ है ना उसी को अपन क्या मान रहे हैं, ग्राउंड मान ले रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी, तो उसकी बात भी हम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो क्या बोलेंगे, इनिशियल ई आई इक्वल्स टू ई एफ। व्हाट इज ई आई बेटा? पूरे सिस्टम की बात करेंगे। इनिशियल सिचुएशन में हाफ एम वी स्क्वायर प्लस इधर तो जीरो है, वो रेस्ट पे है ना, और पोटेंशियल एनर्जी वगैरह कुछ है ही नहीं, दैट इज इक्वल्स टू, इसको लिखते भी नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू फाइनली क्या आएगा, वो तो ब्लॉक तो रेस्ट पे आ जाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक ही बिकम्स जीरो, और क्या डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी किसमें? स्प्रिंग में, दैट इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ हाफ खत्म, तो m कितना है 2 kg और v स्क्वायर हो जाएगा 36 इक्वल्स टू k है 100 इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा 72 अपॉन 100 दैट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्या पूछा है इसमें? x भी पूछा है, तो x इक्वल्स टू रूट ओवर 72 बाई 100, है ना। ऑल गुड, हाँ सही है ना। समझ आया कि नहीं आया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। टेक्निक सीखना अभी बहुत ही आसान लगेंगे, वहां पे क्लिक करना बहुत जरूरी है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 भी है ना, 9 भी आसान, कोई भी क्वेश्चन आसान है, सिर्फ क्लिक करना चाहिए तुम्हें कि क्या हो रहा है। ई आई इक्वल्स टू ई एफ लगाना है, टाइप 1 में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा, ब्लॉक ऑफ मास एम रिलीज फ्रॉम हाइट एच। तो अब क्या सिचुएशन देखिए, सब लोग क्वेश्चन में देखेंगे, ये आपका ऐसा कोई कंडीशन है। अभी क्या यहां पे एक ब्लॉक है जिसकी मास m है, इसको जहां से रिलीज कर रहे हैं वो हाइट h है। नहीं मत, हाँ तुम लोग मत करो, हाँ तुम लोग करोगे तो फिर क्या फायदा है। चलो, तो ये ब्लॉक है बेटा, इनिशियल ये नेचुरल लेंथ में अभी फिलहाल तो, अब ये हाइट h है, कितनी है, हाइट h से इसको रिलीज करेंगे, तो बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन पढ़िए, ब्लॉक ऑफ मास m रिलीज फ्रॉम हाइट h एज शोन इन द फिगर इतना, इफ द स्प्रिंग इज इनिशियली अनकम्प्रेस्ड देन चूज द करेक्ट इक्वेशन इफ x इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। अभी तुम क्या करना, मान लो अगर दूसरा इसका नेक्स्ट, जब ये ब्लॉक स्प्रिंग यहां पे आ जाएंगे तो कैसा सिचुएशन बनेगा, ऐसी कुछ बात बनेगी, देखना जरा, रिलेट करना। ब्लॉक यहां आ जाएंगे, क्या ये हाइट h ही है? हाँ वेरी नाइस, ये है अपना h जहां से ब्लॉक रिलीज होके आया। अभी क्या हुआ, अगर ये कंप्रेशन नहीं आएगा, देखना बहुत ध्यान से, कंप्रेशन इसमें नहीं आएगा तो ये जहां तक आएगा वो कितनी हाइट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, h के बराबर। क्या स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, तो और थोड़ा सा नीचे दब जाएंगे, तो वो अमाउंट मैं बोल रहा हूं कि बेटा x अमाउंट से लेट से और नीचे आ गया होगा। अगर कंप्रेशन नहीं आता तो कितनी h हाइट से नीचे आती, h नीचे आता। अब कंप्रेशन है तो h तो आएगा ही, क्योंकि उतना गैप है, प्लस जितना ये कंप्रेस होगा उतना और नीचे आएगा। तो अपन यहां पे क्या टेक्निक लगाएंगे, बहुत ध्यान सुनना, जो कंप्रेशन के बाद जहां तक आया उसी को रेफरेंस मानेंगे, ठीक है, उसी को रेफरेंस मानेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना होगा, फाइनल कितना होगा, और देखो ई आई इक्वल टू ई एफ लगाते हैं, ई आई इक्वल टू ई एफ लगाते हैं, बहुत ध्यान सुनना। ई आई कितना होगा बेटा, जल्दी बताओ,
mgh लेंगे या mgh प्लस x लेना चाहिए? हाँ, आप वो भी ले सकते हो, लेकिन अपना काम अच्छे से यहां से बनेगा, है ना? तो क्या लेते हैं? ई आई एम जी एच, एच स्मॉल है क्वेश्चन में, तो H प्लस एक्स, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी किसके पास? ब्लॉक के पास। स्प्रिंग के पास तो कुछ था ही नहीं पहले, तो इनिशियल सिचुएशन में मैंने क्या लिया? जब कंप्रेस करने के पहले, लेकिन रेफरेंस अपन ने ये ले लिया, तो इनिशियली जब ये यहां तक नहीं आया था, इनिशियली अपने टॉप पे थी, जब जहां से रिलीज किया गया वहां था, तो कितनी एनर्जी थी पूरी सिस्टम के पास, पूरे दोनों को मिलाकर? इसी के पास mgh प्लस एक्स। अगर अपन रेफरेंस को मान रहे हैं, कोई दिक्कत बेटा? इसी को रेफरेंस मानकर हाइट h पर mgh होता था, यहाँ पे mgh की जगह पे h प्लस एक्स है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत, ऑल गुड। तो mgh प्लस एक्स क्या है? इनिशियल एनर्जी थी। क्या स्प्रिंग में कोई एनर्जी थी इनिशियली? नहीं थी, अपने नेचुरल। इज इक्वल टू काइनेटिक, सॉरी, एनर्जी फाइनल कितनी है? क्या पोटेंशियल एनर्जी है क्या? हाँ, किसी को लगेगा सर यहां से तो है ना, लेकिन अपन ने कहां से? रेफरेंस उसी को मान लिया, इसी को बोल दिया जीरो पोटेंशियल के हिसाब से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के हिसाब से, वहीं पे जीरो बोल दिया अपन ने। ऑल गुड। तो बताओ वहां पे कौन सी एनर्जी है? जब ये यहां आ जाएंगे, ये ब्लॉक जो बेटा m मास का यहां जब आ जाएगा, तो कौन सी एनर्जी बचेगी उसके पास? इस काइनेटिक एनर्जी बचेगा क्या बेटा? कंप्रेस करके रोक लेगा ना ब्लॉक को। देखो इनिशियली रेस्ट पे, फाइनली जब ये ब्लॉक ऐसे ऐसे आके यहाँ ये रोक लेगा ना, और नीचे कहां से आएगा? तो जहां तक आके रुका मैं वहां उसी को मान रहा हूं रेफरेंस। लेट से x तक आ गया, अब तो वहां रुक गई ना, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इन द ब्लॉक वो भी जीरो, क्यों? क्योंकि उसी जगह को क्या मान लिया अपन ने? रेफरेंस। क्या बचा? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। इन द स्प्रिंग क्या हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। ऑल गुड। इनिशियली ये था एनर्जी, फाइनली इसमें आ गया होगा। ऑल गुड। अब यहां से कर लो कैलकुलेशन। क्या निकालने बोल रहा है? अच्छा, इक्वेशन ही पूछ रहा है। अच्छा, एक्चुअली तो यहाँ पे इक्वेशन पूछ रहा है आपसे, इक्वेशन पूछ रहा है, तो उसके हिसाब से सजा लेते हैं अपन, उसको उधर लेके जाते हैं। तो फाइनली हो जाएगा mgh प्लस एक्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ऑल गुड, आएगा समझ? ठीक। 11, इसमें क्या सीखना था कि इनिशियली जिस कंडीशन में था ये, अपन ने उसको एनालाइज कर लिया। बोल रहा है क्या? जब ये कंप्रेस कर देंगे एक्स अमाउंट से, या रिलीज होने के बाद जब इस पे आ जाएंगे ब्लॉक, तब की इक्वेशन पूछ रहा है आपसे। तो अपन ने क्या किया? इसको एनालाइज कर लिया कि ये इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली जब ये रिलीज करेंगे तो ब्लॉक और स्प्रिंग के साथ क्या होगा, अपन ने ये देख लिया बेटा कि नीचे आने से एच हाइट तक ही नीचे नहीं आएंगे, थोड़ा सा और भी नीचे आएगा। वो कितना अमाउंट मान लिया? एक्स अमाउंट है, तो टोटल हाइट कितनी आई नीचे? एच प्लस एक्स। ठीक है, छाप लिया। क्वेश्चन नंबर 11, CCQ इज द पार्ट ऑफ योर नोट्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। Block of mass m is released from the top of a wedge of height h. It reaches the ground and travels certain distance before compressing a spring at the natural length spring k is k. Write the equation for this motion. If maximum compression is x, consider all the surface smooth. हो क्या रहा है देखेंगे। यहाँ पे एक वेज है, एक वेज है बेटा, यहां पर एक स्प्रिंग है, ठीक है, इधर एक ब्लॉक है m मास का, इसकी हाइट दे रखी है h, ठीक है। अभी क्या होगा, जब ये रिलीज होंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा इसको कंप्रेस कर देगा,
तो आपसे पूछा है कि कंप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी। क्वेश्चन समझे। एक ब्लॉक है मास m का, मास m दिया है ना, ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वेज, हाइट h हाइट का है और यहां से गया, ठीक है, और यहाँ पे थीटा होगा कुछ, तो एंगल थीटा मान लीजिए। इट रीचेज द ग्राउंड and travel certain distance x before compressing a spring at its natural length. Spring constant. Write the equation of motion if maximum compression is x. इनिशियली क्या है इसके पास, इनिशियली क्या है, इनिशियली क्या है बेटा सिस्टम के पास, ओनली पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू mgh, वो डायरेक्टली आपको दे रखा है। तो उसके पास क्या है, mg कैपिटल H, ऑल गुड। और कुछ है क्या, नहीं, वही तो है, वहां से लेके आ चुके हैं सब कुछ, टाइप 1 भूल मत जाओ। तो एनर्जी इनिशियली कितनी है, mgh, फाइनली कितनी आ जाएगी, पेन पेपर तो चलाओ, कोई पेन तो चलाओ कॉपी में। चलो सिर्फ वहां पे देखो कि block of mass m is released from a top of a wedge of height h. It reaches the ground and it travels certain distance before coming to before compressing a spring and it's at its natural length, which spring is constant is k, इसकी value k है। Write an equation for this motion if maximum compression is x, consider all the surface is smooth। तो यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं है, और सरफेस क्या है, स्मूथ है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है, तो क्या हुआ, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा है, तो अपन टाइप 1 के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं बाय लॉजिक। mg, हाँ 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 वही देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा कुछ मान लो ये कॉम्प्रेस होने के बाद यहाँ तक आ जाएंगे, है ना, हो जाएंगे। जब कॉम्प्रेस होने के बाद आ जाए उसी को क्या मान लो अपन, रेफरेंस पॉइंट मान लो, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा, उसको लिखना पड़ेगा जो आप कह रहे हैं ना, तो वो कितना होगा, मान लो अगर ये डिस्टेंस, मान लो ये x है और ये कुछ तो डिस्टेंस से ट्रैवल किया होगा, उसका एक कोई कंपोनेंट है, ये मान लो ये वाला d डिस्टेंस है, क्या है, इसने जितना ट्रैवल किया वो d डिस्टेंस है, तो d का ये कौन सा कंपोनेंट है, d साइन थीटा, तो d साइन थीटा। तो अगर मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूं तो मेरे पास एनर्जी कितनी हो रही है यहां पर, mg d साइन थीटा, ऑल गुड। अब जब ये नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, कंप्रेस कर देगा, अगर मैं बोल रहा हूं कि x कंप्रेस कर देगा, उसके हिसाब से mg d प्लस x का साइन थीटा लिखना चाहिए अपने को। नहीं आ रहा तुम्हें समझ, d डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, अगर कंप्रेस नहीं करता तो, अगर कंप्रेस कर रहा है तो और x डिस्टेंस और ट्रैवल करेगा, तो पूरी लेंथ, एक ट्रायंगल है मेरे पास, ये मेरे पास अगर l है और ये अगर थीटा है, तो ये नहीं पता है क्या मुझे, l साइन थीटा, ये l कॉस थीटा पता है क्या, तो वही मैं लगा रहा हूं बेटा कि जितना नीचे आएगा उसका, उसके हिसाब से ये उसका l साइन, उसका साइन थीटा होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि जब वो कंप्रेस करने के बाद जितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा
तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे ये, तो क्या हो जाएगा, एम जी, यहाँ पे एच डैश लिखनी थी इसलिए, तो एम जी एच डैश की जगह क्या लिखोगे, डी प्लस एक्स का साइन थीटा। अच्छा ये तो हो गई एनर्जी उस वक्त की। अब फाइनली क्या आ जाएगा, अपने रेफरेंस उसी को मान लिया, तो माइनस, माइनस क्यों, हाँ ठीक है, हाँ उस वक्त की एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, बात समझ आई क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर, सॉरी हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे अपन ने डीवी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं। हाँ देखो एक बात, स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है तो उसमें क्या, ब्लॉक के चलने से थोड़ी ना डिपेंड करता है उस पर, स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन आया उसी पे तो डिपेंड करता है। तो स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन आया, डी प्लस एक्स आया या सिर्फ एक्स आया, स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन आया, एक्स आया, डी प्लस एक्स आया, एक्स आया, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। तब यहाँ की एनर्जी कितनी है, ये वाली एनर्जी है, और यहाँ की एनर्जी कितनी हो गई, हाफ के एक्स स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर दो फिर इधर उधर कर लो। हाँ मेरे पास कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सिंपल, ये बहुत बेसिक क्लास है। अगर ये वाला मेरे पास एल लेंथ का, पूरी लेंथ एल है, इधर पूरी लेंथ अगर एल है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाता है, एल साइन थीटा, और ये वाला एल कॉस थीटा। कोई दिक्कत, अगर मेरे पास ये इतनी दूरी की मैं बात करता हूँ, अभी भी थीटा वही रहेगा। ये अगर मेरे पास डी है तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, मेरे पास ये ई है इतना लेंथ, तो उसका समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा यासिर, अरे बेटा मेरे पास ये थीटा है, अगर ये लेंथ एल है तो भाई ये कितना होगा, और ये, अच्छा उसी में बना रहा हूँ इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, चलो ठीक है अलग से बना रहा हूँ। मैंने क्या कर दिया, यहाँ से रेफरेंस बना दिया, यहाँ से रेफरेंस बनाया, तो इस पोर्शन को अगर मैं जूम करूँगा तो मेरे को ऐसा दिखेगा क्या, ये एल है क्या यहाँ से यहाँ तक, हाँ बोलो, नहीं सर एल नहीं कुछ और है, वो मैं बोल रहा हूँ डी है, क्या है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, अरे बोलो भाई, मैंने क्या किया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया यहाँ पर, उसका नाम एक्स है मेरे लिए। अब ये थीटा थीटा ही रहेगा, कुछ और रहेगा, थीटा ही रहेगा, तो अब ये वाला पूरा लेंथ कितना होगा, डी प्लस एक्स का, अरे पूरी लेंथ कितनी होगी, डी प्लस एक्स, हाँ ये छोटी बात है यार, ऑल गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लो, अब और क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्यों डायग्राम है, जल्दी करो, इसमें वैल्यू दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 पहले सॉल्व कर लो जल्दी से, सेम है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 सेम 11 जैसा है, बस इसमें वैल्यू दे रखा है, आपको वैल्यू निकालनी है। हाँ कितना, 2.5 मीटर, सोच रहे हो क्या बोल रहे हो तुम, 2.5 मीटर मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक, कुछ सेंटीमीटर वगैरह में आएगा।
यूनिट चेक करो, कहीं डिवाइड वाइड छोड़ रहे हो। हाँ अच्छा, मीटर में दे रखा है, तो देख लेते हैं तब फिर। A block of mass 8 kg is released from a top of an inclined plane smooth surface in figure 10. If spring constant is itna, the block comes after rest after compressing by 1 meter, then find the distance traveled by the block before coming to rest. आया? हाँ मतलब ये मीटर में दिया हुआ तो मीटर में आंसर आएगा, मुझे लगा सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? 2.5 सबका आ रहा है? देख लेते हैं, आंसर नहीं है। क्या बोला बेटा, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल कितना दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 11 से ज़्यादा आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 11 से ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 में वेरिएबल फॉर्म में था, यहाँ पे इधर देखो क्या है, यहाँ पर स्प्रिंग है, अब यहाँ पे ब्लॉक है एम मास का, उसका वैल्यू कितना दे रखा है? 8 kg है। अब मुझे बताइए कि जब ये कॉम्प्रेस करके कहाँ तक आ पाएगा? मान लो यहाँ तक आ गया। अभी अपने को क्या बोलना है कि इसी को रेफरेंस मान लेते हैं। रेफरेंस माना तो ये वाला हाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर ये पूरा जितना चल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, क्वेश्चन बोल रहा है कि if the block comes rest after compressing spring by 1 meter, then find the distance traveled by the block before come to rest. अभी कंप्रेशन 1 मीटर दे रखा है ना, और ये डिस्टेंस कितना आएगा उसको देख लो। हाँ इसको d मान लो, तो अगर मैं इसको कंप्रेस करने के बाद उसको मैं रेफरेंस मानता हूं, तो ये वाला कितना हो जाएगा मेरा? तो एम जी साइन थीटा। मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे मान लो इनिशियली कितना एनर्जी है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स और बाकी तो है ही नहीं एक्सटर्नल फोर्स, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा कितना होगा? एम जी, फोर्स कितना लग रहा है? एम जी साइन थीटा प्लस उतना ही डिस्टेंस, वो भी ले सकते हो, या नहीं तो mg ले लो और उसका कंपोनेंट ले लो। एक बार बोला था पहली बार कि आप वर्क डन दो तरीके से निकाल सकते हो, फोर्स का कंपोनेंट लेके इनटू डिस्टेंस तो पूरा, या तो डिस्टेंस का कंपोनेंट ले लेके फोर्स पूरा, तो दोनों में से कुछ भी। तो क्या बताएंगे, चलो mg d साइन थीटा, d की जगह पे क्या लोगे? d प्लस 1 साइन थीटा ना, हाँ तो ले लो साइन 30 मतलब हाफ, that is equals to half k x square, that is equals to half k x square। x square की जगह पे क्या? वेरी नाइस, 1 का स्क्वायर। ये समझ में आया क्या? इक्वेशन देख लो पहले पूरा, मैं जनरल स्टेटमेंट लिख रहा हूं, एम जी डी प्लस 1 का साइन 30 डिग्री विच इज इक्वल टू, ये तो हो गया एनर्जी पहले का, अपन ने ये रेफरेंस ले लिया, यहां से हिसाब से कितना, उसके बाद हाफ के एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया जनरल स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन। अब वैल्यू रख दो और आंसर निकालो। m कितना है? 8, g कितना ले लेंगे? 10, d प्लस 1 का हाफ इक्वल टू हाफ इंटू के दिया हुआ है क्या? 100 इंटू एक्स भी दिया हुआ है, कितना? 200 दिया हुआ है, तो 200 दिया हुआ है, हाफ ने हाफ को मार दिया, तो यहां से d प्लस 1 इज इक्वल टू 200 माइनस 80 बाई 80, हाँ 200 बाई 80, ओके दैट इज इक्वल टू सही है, 4 होता तो 5 से कटता, 8 है तो 2.5, ठीक है।
और अब डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5 माइनस 1 दैट इज 1.5। तो जो लोग बोल रहे थे ओके जो लोग 1.5 बोल रहे थे वो उसने कंप्रेशन को अलग से टेक कर किया, जिसने 2.5 बोला वो पूरे डिस्टेंस को तुमने डी मान लिया था। हालांकि अपन को तो क्वेश्चन में अब देखना पड़ेगा। ये तो आया, देखो अपन कंसेप्चुअली देखो बात कर सकते हैं कि बेटा ये वाला डिस्टेंस कितना है 1.5 है और ये वाला 1 है। अगर टोटल पूछा तो कितना बोलेंगे 2.5। अगर सिर्फ कंप्रेशन के पहले पूछा तो कितना बोलेंगे 1.5। लेकिन आंसर कितना होना चाहिए 2.5 होना चाहिए। सही है, क्योंकि बोला है कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इंक्लूडिंग दैट एक्स। आंसर कितना होना चाहिए 2.5। डी प्लस 1 की वैल्यू चाहिए था एंड टोटल इज ऑल गुड, ऑल गुड। हाँ जी, प्रिंटर, हाँ तो मीटर में ही आएगा ना। ठीक, नेक्स्ट ले आए आप लोग। हाँ तो फिर अंदर कैसे आए, मजाक थोड़ी चल रहा है। जाइए लेके आइए पहले। हाँ वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जाइए। नहीं जाइए ना, ऐसे भी क्लास कौन सा कर रहे हो, बिना सीसी की क्लास कौन सा कर लोगे आप, पूरा ही सीसी क्यू सॉल्व कर रहे हैं ना। क्वेश्चन थोड़ी लिख रहा हूं मैं, तुम क्वेश्चन कहाँ से पढ़ोगे, कहाँ से। जितने लोग हैं सब बोरो कर रहे हैं एक दूसरे से, किसी के पास है नहीं। जाइए बेटा चलिए जाइए, आपके पास कहाँ है, तो आप बैठे क्यों हैं यहाँ क्लास में। छूट जाएगी तो सीसी क्यू क्यों नहीं लाए, गुम गया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं जो बाहर है उनके लिए फिर नाइंसाफी हो जाएगी ना। आप लोग जाइए लेके आए। कौन है और कौन बैठा है, कौन बैठा है बताओ कौन। मेरे को सबके आगे दिख रहा है बेटा, सबके आगे है दिख रहा है सबके आगे। चाहिए तुम्हारी वजह से मेरा बैकलॉग हो जाएगा ना, जितना मुझे आज पढ़ाना है उतना नहीं पढ़ा पाऊंगा। नर्सरी क्लास में थोड़ी नहीं पढ़ते हो, घूम गया। चलो हो गया क्या सबका। तो क्वेश्चन में बोला था कि कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो इंक्लूडिंग एक्स बताना है ना। अगर आपसे बोलेगा कि जस्ट टच करते, अगर ये देखो इसी क्वेश्चन में और एडवांस कर सकते हैं कि निकालोगे तुम तो क्या आफ्टर कंप्रेशन जहां तक आ पाएगा वहां तक में आप एनर्जी की इक्वेशन लगाओगे कि इनिशियली इतनी थी और फाइनली इतनी थी। बट आप वो भी निकाल सकते हो कि जस्ट टच करने पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, वो कितना है 1.5। ठीक है, हाँ डी जी वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 11 12 13 ये कौन सा नंबर था 12। टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में थ्योरी पार्ट बस एक पेज का है, एक पेज मतलब 3-4 लाइन बस, उसके बाद पूरे क्वेश्चन के आधार पर है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है बेटा कि एक बॉब है, उसकी इनिशियल कंडीशन ये है अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है L है,
और थीटा कितना बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। तो बोला क्या, बॉब ऑफ मास कैपिटल एम, बॉब ऑफ मास कैपिटल एम is taken to a certain height making angle theta with a vertical and released from rest. Find speed of the bob when it crosses the mean position. आपको बचपन में क्लास 7 में पढ़ा था सिंपल पेंडुलम, क्या पढ़ा था, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में क्या होता था, ये स्ट्रिंग थी और ये इसको बोलते थे बॉब, मेटालिक बॉल, मास एम, ठीक है। ये ऐसी मोशन करेगी तो इस जगह को बोलते थे मीन पोजीशन, इसको बोलते थे एक्सट्रीम पोजीशन, है ना, इनको बोलते थे एक्सट्रीम पोजीशन या मीन पोजीशन। अभी इसको क्या किया है, बॉब को ऐसे यहाँ पर लेके आए, ठीक है, और वहाँ से उसको रिलीज किया। अब बोला कि जहाँ तक लेके आए हैं उसको ग्राउंड, इसको अपन ने रेफरेंस माना है, ठीक है, इसको अपन ने रेफरेंस माना है। तो इस जगह से कितने हाइट तक लेके गए हैं, एच हाइट तक। कहाँ तक बेटा, एच हाइट तक। एच हाइट पर लेके जाने के बाद इसको यहाँ से रिलीज करेंगे, तो जब ये मीन पोजीशन पे आएगा तो इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये वाली जगह जो है मेरे लिए 1 है और ये वाला 2 है। ई आई इक्वस टू ई एफ लगा लो, बात बन जाएगी। ई आई इक्वस टू ई एफ। तो ई आई की जगह पे क्या होगा, क्या कोई काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, ई एफ ई आई में क्या क्या शामिल है, के आई प्लस यू आई इक्वस टू के एफ प्लस यू एफ, ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, है ना, बाइफरकेट करके। के आई में कितना होगा, के आई की वैल्यू तुम नहीं बोलोगे, के आई की वैल्यू आप बताइए, के आई की वैल्यू। हाँ हाँ, कैसे, हाँ सही आंसर, सही है, कैसे, हाँ मोशन वहां पे रेस्ट पे रिलीज कर रहे हैं, रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, तो के आई की वैल्यू बेटा 0, सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू आई, आप ही बताओ, कोई नहीं है, आप ही बताओगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू आई। जी, यू आई एम जी एच, एच की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ, चलो हिंट कोई नहीं बोलेगा, इन टर्म्स ऑफ एच, सॉरी इन टर्म्स ऑफ एल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच। बोलो बेटा, नहीं निकाल सकते क्या, एच की वैल्यू निकाल सकते तुम लोग, ये वाला एच कितना है, चलो इसका टेक्निक सीखो। ये बेटा एल है, ध्यान देंगे, ये एल है, ये थीटा है यहाँ पे, और ये टोटल भी तो एल ही है ना, यहाँ से यहाँ तक, है कि नहीं। तो ये वाला एल है पूरा, और ये वाला कितना है, यहाँ से बस इतना दूरी तक, एल कॉस थीटा, और पूरी वैल्यू कितनी है, एल, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, ये एच हो जाएगा टोटल एल माइनस एल कॉस थीटा। एल की वैल्यू आ गई, सॉरी एच की वैल्यू आ गई, बस अब कुछ नहीं बचा। तो ये एच निकालना आ गया, बहुत जगह काम आएगा ये एच निकालने की टेक्निक। कहीं कहीं पर आर रहेगा तो निकाल सकते हैं एच की वैल्यू, आर माइनस आर कॉस थीटा। क्या हुआ, कहीं कहीं पे आर रहेगा तो आर के हिसाब से क्या बोलेंगे, एच इक्वस टू आर माइनस आर, बोलो क्या बोलेंगे, क्या नाम है उसका, अगर आर रहेगा तो आर के हिसाब से कैसे बोलेंगे एच की वैल्यू, आर इक्वस टू एच इक्वस टू, वेरी नाइस। तो यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जल्दी बोलो, एम जी एच, एच कितना है, एल माइनस, तो एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, ये समझ आया कि नहीं आया। तो एच इक्वस टू यहाँ से एल कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज इक्वस टू काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0, क्योंकि उस वहां पे ही अपन क्या मान लिए हैं, रेफरेंस,
ठीक है, इसलिए रेफरेंस आपके हाथ में है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको जहाँ पे आसानी हो वहाँ पे मान सकते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ बचा ही नहीं बेटा। एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्व टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम ने एम को काट दिया, तो 2GL 1 माइनस कॉस थीटा का रूट ओवर इक्वल्स टू वी। आया क्या सबको? तो ये निकालना था, ठीक है, बात समझ में आई? तो कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में गिवन हो, इनिशियल सिचुएशन अपन ने मार्क कर लिया, फाइनल देख लिया, तो इनिशियल को 1 मान लिया, फाइनल को 2 मान लिया, तो E1 इक्वल्स टू E2 या फिर EI इक्वल्स टू EF लगा लिया। E मुझे पता है यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो अपन को पता है कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ही रहेगा टोटल एनर्जी में। तो अपन ने देख लिया कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है क्योंकि रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त की हाइट के हिसाब से अपन ने लिख लिया। फाइनली काइनेटिक एनर्जी ही रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा क्योंकि अपन ने उसी को क्या मान लिया, रेफरेंस मान लिया। उसी को क्या मान लिया अपन ने, रेफरेंस मान लिया है। तो यहाँ से आ गई V की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बोला, ब्लॉक ऑफ मास m is tied to a vertical freely hanging spring and released from rest. Speed of the block as it crosses the mean position and maximum extension in the spring. क्वेश्चन नंबर 13 लिख लिया तुमने? ये है बेटा 13, लिखो फटाफट। अच्छा एक बात, पहली बात कहाँ गया, ये तुमने लिखा है, लिखने वाला काम कंप्लीट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया, 8 तो तुम्हारा हो गया था, 9 10 लिख लिया है, जो नहीं लिखोगे बोलो। ये कौन सा है? ये 10 है, ये कौन सा था? अच्छा 10 का ही था, ठीक है, ओके, ये इसी का एक्सटेंशन है। 12, ठीक है, जिसने नहीं लिखा है लिखो फटाफट। हाँ जल्दी लिखेंगे ये वाला क्वेश्चन नंबर 12। ये लिखा क्या तुमने, ये वाला? तो क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा था, अभी जो सॉल्व करने के लिए दिया तुम्हें, 14 में क्या बोल रहा है, एक स्प्रिंग है, क्या बेटा? स्प्रिंग में आपके पास एक ब्लॉक अटैच है, क्या है? मास कितनी है? m, इसकी कुछ k होगी। अगर आप इसको फ्रीली हैंग होने के लिए देंगे, क्या ये यहीं रहेगा अपने नेचुरल लेंथ पर? अगर ये नेचुरल लेंथ पे अभी है, तो अगर फ्रीली आप इसको हैंग होने देंगे तो क्या ये अपने नेचुरल लेंथ ऐसे ही रहेगा? नहीं, कहाँ आ जाएंगे ब्लॉक? इधर आ जाएंगे। कितने अमाउंट से?
लेट से x अमाउंट से, है ना। क्या ये x अपन निकाल सकते हैं? बोलो बेटा। तो नीचे आकर कहां तक आएंगे? x तक आएंगे, तो नीचे कितनी हो जाएगी mg, नीचे ऊपर क्या आ जाएंगे, इसमें क्या आ जाएंगे fs विच इज इक्वल टू kx। तो यहां से अपन को क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी कि fs इक्वल टू mg, fs की वैल्यू हो जाएगी kx इक्वल टू mg। तो यहां से x कितने अमाउंट से होगा, mg बाई k। ये समझ में आया क्या कि हैंगिंग फ्रीली होने के बाद वो x अमाउंट से एक्सटेंड हो जाएगा। तो उस वक्त x की वैल्यू कैसे होगी, mg नीचे, ऊपर fx था यानी kx था fs की वैल्यू। तो mg बाई k किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब आपसे क्या पूछा है, बोलो जल्दी से। दो बातें पूछिए। पहली बात कि स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस द मीन पोजीशन। अभी और दूसरा क्वेश्चन पूछा है आपसे, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। आया किसी का, ओल्ड बैच में से कोई? टू mg बाई, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ जी, बोलो जोर से। 2gl किसकी वैल्यू, एक्सटेंशन की? बताइए स्पीड की वैल्यू कितनी, 2g, नहीं ऐसा कुछ नहीं आएगा। एक हाँ हाँ अंडर रूट में कुछ तो आएगा जी। हाँ अंडर रूट mg स्क्वायर बाई के। गुड। हाँ तुम्हारा आ गया था, कितना आया था? तुम भी ऐसे ही फॉर्म है, कुछ अलग तो बोल लो, अलग बोल सकते हैं। अरे g रूट ओवर m बाई के। ठीक है, ऐसा एक वैल्यू अपन निकाल चुके हैं उधर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इसी सीसीक्यू का। तो कैसे किया बेटा, पीछे क्या नाम है आपका, मायशा आएगा आपका, कैसे किया बताओ जल्दी। जी आपने रेफरेंस किसको माना पहले बताओ, जो जहां फाइनली आ गया था उसको अपन ने रेफरेंस मान लिया, ठीक। तो अब क्या बोलेंगे कि सर पहले जहां था और उसके रेफरेंस से mgx होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो हो जाएगा mgx, वेरी नाइस, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करनी है एक्स की, है ना, यही है ना। एक्स की वैल्यू कितना रखेंगे, एम हर जगह नहीं है, एम जी एक्स की जगह पे क्या रहे, एम जी बाई के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर क्या रखेंगे,
वही तो निकालना है, वही तो निकालना है। प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर एम जी बाई के का होल स्क्वायर, तो ऐसे बोल सकते हैं। ऑल गुड, तो उसको उधर लेके जाते हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी का होल स्क्वायर बाई के माइनस एम जी का होल स्क्वायर बाई 2k। तो प्लस में बचेगा एम जी होल स्क्वायर बाई के, सॉरी 2k। अरे यार पूरा एक, उसमें से आधा माइनस किए तो आधा बचा, तो इधर बचा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ ने हाफ को काट दिया, एक m यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एम वी स्क्वायर इक्वस टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के। तो m ने m को काट दिया, तो v स्क्वायर कितना आ गया? सबका आया क्या? बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान है, बस सिर्फ पहचानना है आपको दो जगह, एक जगह जहाँ पहले पता था एनर्जी, और दूसरी जगह फाइनली जहाँ गया उसकी उस जगह के जहाँ के बारे में आपसे पूछा जा रहा हो। रेफरेंस को मान लेते हो, क्या हुआ इस क्वेश्चन में, अपन के पास एक स्प्रिंग था, उसमें एक ब्लॉक थी, उसको हैंग कर दिया गया। जब हैंग कर दिया गया तो हैंग होने फ्रीली छोड़ दिया गया उसको, तो फाइनली x नीचे आकर ये रुक जाएंगे। तो वो कितना नीचे आ जाएगा, तो उस वक्त के मुझे पता है कि के एक्स यानी कि एफ एस इक्वल टू एम जी के बराबर हो जाएगा, उसके नीचे और जाने वाला नहीं है। तो दैट इज द कंडीशन फॉर ऑफ इक्विलिब्रियम। तो के एक्स इक्वल टू एम जी, तो वो x की वैल्यू एम जी बाई के आ गई। ठीक, अब ने क्या किया, चालाकी से उसी जगह को जो x जितना नीचे आया था एक्सटेंड होने के बाद, उसी को रेफरेंस मान लिया। उससे क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी की झमेला खत्म। तो मेरे पास इसको रेफरेंस के हिसाब से इनिशियली जहां था ब्लॉक, उस जगह के हिसाब से कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। जब ब्लॉक रिलीज किया गया था तब स्प्रिंग कैसी कंडीशन में थी? हाँ, जब ब्लॉक को रिलीज किया गया, एक्स अमाउंट तक आने के लिए छोड़ दिया गया, तब इनिशियली स्प्रिंग कैसी कंडीशन में थी? स्ट्रेस्ड या अनस्ट्रेस्ड? अनस्ट्रेस्ड। तो सिर्फ इनिशियली एनर्जी कौन सी थी? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल? किसके पास? ब्लॉक के पास। स्प्रिंग के पास नहीं, स्प्रिंग तो एक्स था ही नहीं, एक्स जीरो था। तो वही मैं क्लैरिटी से बता रहा हूं कि यहां पर जो फर्स्ट कंडीशन, ये जो मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है बेटा। फर्स्ट के पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, कौन सा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो कितना है? एम जी एक्स। एक्स क्यों? क्योंकि रेफरेंस जिसे माना उससे ऊपर तो एक्स ही है, तो एम जी एक्स हो गया। दैट इज इक्वल टू सेकंड वाले जगह पर क्या एनर्जी है, तो उसके पास है कुछ वेलोसिटी आ जाएंगी, हाफ एम वी स्क्वायर दैट इक्वल टू प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि अब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे नहीं बचा, तो उसके पास एनर्जी डेवलप हो जाएंगे। वो कितना? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अपने लिख दिया, बस वैल्यू पुट किए। ओके, अच्छा एक बात मुझे बता सकते हो, एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ, वेलोसिटी के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या? वेलोसिटी अभी कोई भी जनरल वेलोसिटी है या मैक्सिमम है या मिनिमम है? बस इतना बताओ मुझे। किसी ब्लॉक के पास वेलोसिटी आ जाएगी अगर, वो मैक्सिमम है, मिनिमम है, या फिर कोई भी जनरल वेलोसिटी है? ये मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है? वैसे ये एक आगे चैप्टर अपन पढ़ेंगे एसएचएम, तो वहाँ पे और क्लैरिटी के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन अभी भी तुम क्लास 9th या फिर अभी बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता सकते हो मैक्सिमम क्यों। शुरू में जीरो स्पीड थी, अच्छा इस कंडीशन के हिसाब से, हाँ वेरी नाइस, इस कंडीशन के हिसाब से भी अभी सबसे, अब जाते जाते क्या होगा, जीरो हो जाएंगे, फिर वापस यहाँ आएंगे। तो एक्चुअली और एक बात बोल सकते हैं, मीन पोजीशन। अगर आप एक चीज देखोगे, कोई एक स्प्रिंग है, मान लो आपने, ये नेचुरल लेंथ है, इसको एक्स अमाउंट से कंप्रेस कर दिया, एक्स अमाउंट से कंप्रेस किया, तो जब आपने यहां कंप्रेस किया तो और उधर नहीं जाएगा, है ना, किसी तरह से आपने कंप्रेस किया, तो वापस जब इसको छोड़ेंगे आप तो पीछे जाएगा, क्या यहीं पे आके नेचुरल लेंथ पे रुक जाएंगे ना? क्या नेचुरल लेंथ पे आकर स्प्रिंग रुक जाएगा? नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे। वो अगर यहाँ पे कोई लॉस नहीं है, एक्स अमाउंट से ही वापस आएंगे, है ना। अगर यहाँ पे, तो क्या हो रहा होगा, फाइनली रुका क्यों यहाँ पर जाकर, कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हुई होगी, तो मैक्सिमम कहाँ होगा? मीन वाले जगह पे। तो आगे एसएचएम में और इसको बहुत क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया बेटा, 15 बताइए।
इस चैप्टर की खासियत है जितना डरावना क्वेश्चन लगता है उतना ही आसान सॉल्यूशन है उसका। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15, अब रास्ता कैसा भी है हमें अपन को कोई दिक्कत उससे है नहीं। ये वाला है कितना हाइट, h1 इक्वल टू 10 मीटर है, ठीक है। और जहां फाइनली आ गए ये ब्लॉक, ये वाला है h2 विच इज इक्वल टू 8 मीटर, है ना। तो ये जगह है, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसकी मास एम है, ए है, इसका नाम इन्होंने बी रखा है। क्या रखा है? बी। तो अब ये पूछा जा रहा है आपसे कि ब्लॉक ऑफ मास एम 2 kg इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए, इफ ऑल सरफेस आर स्मूथ देन फाइंड इट्स स्पीड एट पॉइंट बी। तो अभी एनर्जी कितनी है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब ये पूछ रहा है कि वहां जाने के बाद क्या, पहला सवाल ये कि ए से बी जब पहुंचेगा, ए के पास कौन कौन सी एनर्जी है, उसको बोलो यार। फर्स्ट बेंच में जो बैठे पीछे, तुम ही बैठे जो पीछे देख रहे हो, इधर देखो। अभी ए, जब ब्लॉक ए पोजीशन पर है, कौन सी एनर्जी है उसके पास? ओनली पोटेंशियल या काइनेटिक भी है? ओनली पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि बोल रहा है रिलीज कर रहे हैं रेस्ट से, है ना बेटा। पहला ये सवाल। बी पर जाने के बाद कौन सी एनर्जी है इसके पास? ओनली पोटेंशियल, ओनली काइनेटिक, और दोनों? दोनों। क्यों? क्योंकि हाइट कुछ चेंज हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी घटने वाली है, घटकर कहीं हवा में थोड़ी ना जाएगा, उसके पास क्या जाएंगे? काइनेटिक एनर्जी। बस ये है। तो ई आई इक्वल टू ई एफ, बहुत ही आसान है। ई आई कितना लिखेंगे बेटा, जल्दी बताओ। एम जी एच वन इक्वल टू एम जी एच टू प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसी इक्वेशन को आगे फर्दर बढ़ाते हैं। m की जगह पे 2 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू 8 इक्वल्स प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो उसको उधर ले जाओ, तो यहाँ से 200 माइनस 80, नहीं 16, 160, हाँ या ना? सही है। दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम इंटू, एम की जगह पे 2 इंटू वी स्क्वायर, 2 ने 2 को काट दिया, बचा कितना? 40 इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो v इक्वल्स टू रूट ओवर 40 विच इज इक्वल्स टू 8 पंजे 40। हाँ, बात समझ आई क्या? नहीं है लिखने के लिए इतना दूर तक लिखा हुआ, बस कॉन्सेप्ट वाइज एनर्जी पहले जगह लिखो और दूसरी जगह पे लिखो, बस खत्म कहानी। क्योंकि यहाँ पे सरफेस कैसा बोला है बेटा, ये स्मूथ सरफेस बोला है। सरफेस कैसा है? स्मूथ सरफेस है, तो टाइप 1 में आता है, इसलिए एनर्जी इक्वल्स टू ई आई इक्वल्स टू ई एफ लिख सकते हैं। ऑल गुड। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 15 हो गया सबका, लिख के 16 लिखिए। 16 लिखना है क्या जी? लिखो जल्दी से। डीएमटीएस कहाँ तक गया था आपका? मतलब नंबर याद है? नहीं यार, नंबर याद है क्या डीएमटीएस का? हाँ 5 तक दे चुके हैं, वही मुझे याद है। 1 मिनट में चेक कर निकलता हूँ। अच्छा चेक कर लेता हूँ ना बेटा। 5 आ चुका है, 4 5 आ चुका वर्जिनिटी थ्योरम का। तुमने अटेम्प्ट भी करा, 35 लोगों ने अटेम्प्ट किया है। सेजल ने भी अटेम्प्ट किया है, रैंक 1 आया उसका, और 25 में से 24 नंबर आए, बढ़िया यार। सामिया खान कौन है? सामिया खान, अच्छा सेकंड पे। उदित, उदित नहीं आया, चलो बढ़िया है। मदिया नईम, ओके। अरीबा ताज, गुड। तो 5th तक हो गया। डीएमटीएस 6th अपलोड करवा देता हूँ मैं, कहाँ गया?
तो आ जाएंगे ना, दे देना तुम। अरे भाई सॉल्व करो पहले। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे, ये भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 16। चलो डीएमटी सब लोग 16 ये लिख लिया सबने। अरे मैं टाइम दे रहा था। 16 लिखने के बाद देखोगे तो फिर रहेगा नहीं बहुत दिन तक। देखो इधर ध्यान से। इफ मास m इज प्रेस्ड against a compressed spring as shown in the find speed on releasing the mass from rest when it crosses its natural length। क्या हो रहा है, एक ऐसी सिचुएशन है कि देखो इधर ध्यान देंगे। इफ मास m इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ कॉम्प्रेस स्प्रिंग एज सोन इतना। अभी ये जो स्प्रिंग है बेटा, अगर इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट k है, क्या ये कॉम्प्रेस है या नेचुरल लेंथ है? कॉम्प्रेस्ड है। तो नेचुरल लेंथ में हो सकता है इसकी कुछ यहां तक होंगे। अभी जो x अमाउंट से ये कॉम्प्रेस्ड है, ठीक है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। और इधर अगर बाद में और x से आगे आएंगे तो ऐसी कुछ केस होगी। ये इसकी नेचुरल लेंथ अभी है। अब मुझे बताओ, अभी इनिशियली जब जिस कंडीशन में क्वेश्चन दिया हुआ है उस कंडीशन में एनर्जी क्या है? इनिशियल स्प्रिंग के पास हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। ऑल गुड। पोटेंशियल तो सरफेस है ना यार, हॉरिजॉन्टल, वहां पे जीरो ही होगा ना ब्लॉक के पास, बॉडी के पास। तो हाफ के एक्स स्क्वायर किसके पास रहेंगे? स्प्रिंग के पास। क्या उस कंडीशन में कोई काइनेटिक एनर्जी है? चलो बाद का पोजीशन समझते हैं। बाद में क्या हो रहा है? हाँ, जे ब्लॉक देखो यहाँ पे, फाइंड स्पीड ऑन रिलीजिंग ऑफ मास फ्रॉम रेस्ट व्हेन इट क्रॉसेस नेचुरल लेंथ। जब ये जो स्प्रिंग है वो यहाँ आ जाएगा, उस वक्त इसकी स्पीड कितनी रहेगी? नेचुरल लेंथ में मेरा फर्स्ट पोजीशन कौन सा है? ये वाला कॉम्प्रेस कंडीशन। सेकंड पोजीशन कौन सा है? नेचुरल लेंथ वाला। मैंने फर्स्ट के हिसाब सोचा, अभी थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लेनी चाहिए, तो रोक देते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या काइनेटिक एनर्जी है ना? किसके पास है? स्प्रिंग के पास, बॉल के पास, है ना? और स्प्रिंग के पास क्या पोटेंशियल एनर्जी है? हाँ, नहीं है ना, पहले था। अब वो जैसे नेचुरल लेंथ में आया तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज कर देगा ना, उसी की वजह से उसमें आएंगे काइनेटिक एनर्जी। बात समझ? तो इस वक्त स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी बचेगा क्या बेटा? क्या बचेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर। और कोई एनर्जी है क्या सेकंड वाले कंडीशन के हिसाब से? जल्दी बोलना। नेचुरल लेंथ पे कोई और एनर्जी है क्या? ओनली हाफ एम वी स्क्वायर। जब वो कॉम्प्रेस कंडीशन में था तब कौन सी एनर्जी थी? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो हो गया, खत्म कहानी। हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, वी इक्वल्स टू दिस। तो कितना आ गया?
क्वेश्चन नंबर 16 लिख लिया। 17 जेई नहीं देखेंगे, आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करो। 16 हो गया। सेवनटीन में क्या हो रहा है? अ मास ऑफ एम रिलीज्ड देखो पहले क्या था, यहां पर मास m थी, ये हाइट कितनी है बताओ, h। तो मास m रिलीज फ्रॉम अ रेस्ट फ्रॉम a as so इतना ऑल सरफेस आर स्मूथ एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल ड्यूरिंग द मोशन। अब बताओ यहां पे ये सारे सरफेस कैसे हैं बेटा, स्मूथ हैं। मुझे बताइए a वाला पोजीशन ये वाला है और b ये वाला कंडीशन है। अब मुझे बताओ a के पास कौन सी एनर्जी है, यहां पर रिलीज किया गया रेस्ट से, तो a की जगह पे क्या है, ई आई इक्वस टू ई एफ अगर लिखूं तो व्हाट इज ई आई, एम जी एच कैपिटल। और कोई है क्या? सेकंड वाले कंडीशन में क्या क्या है, पोटेंशियल भी है, काइनेटिक है। तो पोटेंशियल कितनी है, एम जी एच बाई टू प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन पूछा क्या है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितना, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि यहां पर अगर v हो जाएगा v, तो इधर हो जाएंगे v cos 45, इधर हो जाएंगे v sin 45। v बाई रूट टू, v बाई रूट टू, कोई दिक्कत हो जाएगा। हाँ अगर यहाँ की v ये है तो, अब अगर ऊपर है v बाई रूट टू, v बाई रूट टू, तो उसके हिसाब से और आगे कितना जा पाएगा ये तुम्हें पता है ना। ऐसा क्वेश्चन समझो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास एक काम है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट को v से प्रोजेक्ट किया गया है 45 एंगल पर, मुझे बताओ ये यहां से और ऊपर कितना जा पाएगा। ऐसी कुछ कंडीशन होगी बेटा, ये हाइट कितनी होगी, h डैश मैक्स अगर बोलूं तो। वर्टिकल वाले h मैक्स का फॉर्मूला एक सेकंड वाला याद करो, यू वाई स्क्वायर बाई टू जी, याद है, याद है। यू वाई कितना है, v बाई रूट टू का होल स्क्वायर, v बाई रूट टू का होल स्क्वायर अपॉन टू जी, अपॉन टू जी, है ना। तो हो जाएगा v स्क्वायर बाई 4g, ठीक है, v स्क्वायर बाई 4g। ये है तुम्हारा h और ये हो जाएगा, एक मिनट, वो जो तुम्हारा एक्स्ट्रा वाला h मैक्स निकाले उसकी वैल्यू कितनी आई है, v स्क्वायर बाय 4g, उसकी वैल्यू आई है। यहां से v की वैल्यू, v स्क्वायर की वैल्यू निकालो, एम जी एच बाई टू बचेगा क्या उसको उधर ले जाने के बाद, अरे ठीक है, तो कितना, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ये बचेगा। तो फाइनली मैं लिख सकता हूं ऐसा, देखना देखना, कि मेरे पास बचेगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच सॉरी एच बाई टू, ये बचेगा। यहां से
हाँ, वी स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एच डैश रख सकते हैं। कहाँ निकाला था? वी स्क्वायर की वैल्यू मैं इन टर्म्स ऑफ एच डैश रख सकता हूँ, जो मैंने एक्स्ट्रा निकाला है। तो हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू 4GH मैक्स। तो यहाँ पे रख दो वैल्यू, तो हाफ एम वी स्क्वायर की जब रखेंगे 4GH मैक्स। और एक बात ध्यान रखना, एच मैक्स अपन ने यहाँ से निकाला बेटा, है ना। बाद में क्वेश्चन अगर ग्राउंड से पूछेगा तो उसको ऐड करके बोलेंगे h/2 को, अगर वहीं से पूछेगा तो वो वाला जैसे आप पहले निकाले थे अपन, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू mgh/2। यहाँ तक क्लियर है? आपसे पूछा है मैक्सिमम हाइट, m से m खत्म, 2 से 2 कैंसिल, अब बचा क्या? h मैक्स इज इक्वल्स टू g से g कैंसिल, हो जाएगा h/4। h/4 कहाँ से है? अब वहां से है। अगर मुझे ग्राउंड से पूछेगा तो 3h/4 हो जाएगा। कैसे निकाला ये मैंने? h/2 प्लस h/4, ये मेरे पास आ गया 3h/4। बात समझ में आई क्या? तो काम की बात इतनी ही थी बेटा कि आपको अगर ये लिखना आ गया ना, उसके बाद तो फिर थोड़ा लॉजिकल आंसर लगा लिया अपन ने। तो यहाँ पे वापस से कंक्लूड कर रहा हूँ, मेरे पास एनर्जी यहाँ पे कितनी थी? mgh। और दूसरी जगह पे जब हम आए तो वहाँ पे mgh/2 बचा पोटेंशियल एनर्जी, और उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई, और उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो और ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो हाफ, फिर यहाँ से अपन ने क्या किया? हाफ mv² के बराबर पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से लिख लिया। तो ये इक्वेशन लिखने के बाद अपन ने क्या किया, यहाँ की जो वेलोसिटी v मिलेगी जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उसी v के कुछ कंपोनेंट के हिसाब से, ऊपर वाले वर्टिकल कंपोनेंट के हिसाब से वो h हाइट और गेन करेगा, ऊपर जाएगा। तो वो हाइट मैंने अपने पहले वाले कॉन्सेप्ट से निकाल लिया कि ये अगर किसी के पास v वेलोसिटी होती है, उसका vy वाले कंपोनेंट के हिसाब से वो कितना ऊपर जाएगा, vy का स्क्वायर या uy का स्क्वायर बाई 2g। वहां से अपन ने क्या निकाल लिया? फर्दर और कितना हाइट अटेन करेगा, तो वो निकाल लिया। अगर मुझे पूछ रहा है कि b से कितना हाइट ऊपर जाए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जो पूछ रहा है उसके हिसाब से निकाल लेंगे अपन। बोल रहा है कि फाइंड, तो 3h/4 ऑल सरफेस आर स्मूथ, फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन। पहले तो नीचे आया ना बेटा, अच्छा ड्यूरिंग द मोशन बोल रहा है तो ड्यूरिंग द मोशन तो मोशन जहां से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम हाइट कहाँ गया? वो थोड़ा नीचे आया होगा। कितना आया नीचे? कितना आया? h/4 नीचे आ गया। तो फाइनली हाइट कितनी है उसकी? नहीं नहीं, माइनस बोल के क्या फायदा है? मतलब देखो, बॉल यहाँ पे थी, देखो अपने पास बाइफरकेट करके सारे आंसर आ गए हैं, अब अपने हिसाब से दे देंगे आंसर। पहले यहाँ पे था, अब फाइनली ये किसी, देखो ऐसे, देखो हवा में, देखो पहले क्या था? यहाँ पे थी, कितनी हाइट थी? h। फाइनली जब आ गई वो कितनी हाइट पे है? ये 3h/4 है ना। हाइट हमेशा ऊपर से बताते हैं क्या, नीचे से बताते हैं यासिर? हाइट कहाँ से बताते बेटा? नीचे से बताते हैं। हाँ, तुम जो कह रहे हो नीचे, ऊपर से -h/4, दैट इज सेम एज ना 3h/4 ग्राउंड से ऊपर, ठीक है। तो फाइनली ड्यूरिंग द मोशन क्या हुआ? हाइट इतनी है। ऑल गुड। अगर आपसे बाइफरकेट की पूछे कि भाई b से कितना ऊपर गया, तो h/4, यहाँ नीचे से कितना? 3h/4। ऑल गुड। चलिए, तो b से h/4 भी बोल सकते हो, ठीक है। टाइप 1 पूरे प्रैक्टिस कर लीजिए, वापस से सारे एक एक क्वेश्चन करके आना, तभी फायदा होगा। एक एक क्वेश्चन दोबारा से करना, तभी तुम्हें जमेगा। तो ये आगे चलकर टाइप 2 आएगा। टाइप 2 जब 3 फोर्स थे ना, एक्सटर्नल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव। अब टाइप 1 में क्या था? सिर्फ कंजर्वेटिव बचा, बाकी दोनों एब्सेंट थे। अब टाइप 2 में ना दोनों में से कोई एक आ जाएगा। टाइप 2 मतलब
दोनों में से कौन, एक फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स, ये दोनों में से कोई एक ही आएगा तो टाइप 2 बोलेंगे उसको। हाँ ठीक है, तो टाइप 1 में को हाँ दे देंगे। टाइप 1 के प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व करके आइएगा, पूरे क्वेश्चन अच्छे से नोट्स में एक एक पॉइंट लिख के आना, ठीक है।